पति अवध की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई, पर उसे खुशियां बहुत कुछ सहने पर ही वापस मिली। रमा तिलमिला उठी। परिस्थिति ने उसे कठोर व असहिष्णु बना दिया था। बड़ी भाभी की तीखी बातें नस्तर सी चुभ रही थी। कैसे इतनी कड़वी बातें कह जाती हैं वे लोग, वो भी मुन्ने के सामने। उनकी तीखी कड़वी बातों का मुन्ने के बालमन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये वे जरा भी नहीं सोचती। क्यों सोचेंगी वे, जब माँ होकर वे अपनी नन्ही सी संतान की भलाई बुराई समझ नहीं पाई। भला उन्हें क्या गरज है। हाँ, सारा कसूर तो उसका है। घर परिवार, भैया भाभी, यहाँ तक कि माँ भी उसे ही दोषी करार देती हैं। सोने सी गृहस्थी तोड़ने की जिम्मेदारी उसे ही ठहराया जाता है। घर टूटा उसका, जिसे सभी ने देखा, और दिल हृदय पर जो चोट लगी उस पर किसी की नजर नहीं गई। बेटी, मर्द को वश में रखना सीख। इस तरह अपना घर छोड़कर आने से तुम्हारा जीवन कैसे पार लगेगा। माँ के समझाने पर रमा बिफर उठी थी। माँ, किस मर्द की बात करती हो, उसकी जो बात बात पर अकड़ता है, अपनी माँ बहन के इशारे पर नाचता है, या फिर उसकी जो शादीशुदा एक बच्चे का पिता होते हुए भी। छी। आगे के शब्द आंसुओं में डूब गए। रमा, होश से काम लो। अब तुम अकेली नहीं, एक नन्ही सी जान है तुम्हारे साथ। इसी नन्ही सी जान की खातिर ही तो अपनी जान नहीं दी, नहीं तो किसी कुएं तालाब में कूद जाती। ना बेटी, ऐसी कायरों सी बातें मुंह से मत निकालो। माँ तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम लोगों के उल्हाने नहीं सुनती। मेरे लिए इधर कुआं उधर खाई है। रमा रोती जाती, बीच बीच में अपनी वेदना माँ के आंचल में डालती। अभी भी बड़ी भाभी की जबान कैशी की तरह चल रही थी। दोनों में से एक काम हो, या उस मर्दुए की आवभगत की जाए, या फिर कोर्ट में केस लड़ा जाए। सच में दोनों बातें एक साथ संभव नहीं लगती। उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ और इधर हंस हंस कर पकवान खिलाओ। छोटी भाभी भला कब पीछे रहने वाली थी। तो एक कप चाय और 2 सूखे बिस्कुट को पकवान कहा जाता है। परिस्थिति ने रमा को मुंह फट बना दिया था। खिलाओ पकवान, कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है। एक और गालियां देती हो, दुनिया जहान से उसकी बुराई करते नहीं थकती, और दूसरी ओर उसको एंटरटेन करती हो। दुनिया क्या समझेगी। बड़ी भाभी, छोटी भाभी एक बार शुरू हो जाती है, उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता है। उसका फुसुर यही था कि शिष्टाचार वश अपने पति अवध को 1 कप चाय बनाकर दिया था, साथ में 2 बिस्कुट भी। अवध से उसका कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट के आदेश से वो महीने में 1 बार अपने 4 वर्षीय बेटे से मिलने आता है। उसे घुमाता फिराता और तय समय पर वापस पहुंचा जाता है। वैसे भी दुखी हृदय, कमजोर काया, दुर्बल पक्ष लेकर कब तक बहस की जा सकती है। रमा रोने लगी। हैरान परेशान मुन्ना कभी बिलखती माँ को देखता, कभी रणचंडी बनी दोनों मामियों को। वो किसका पक्ष ले, झगड़ा अक्सर उसे ही लेकर होता है। इस तथ्य को वो समझने लगा है, लेकिन क्यों इसे समझ नहीं पाता। इस घर में और भी बच्चे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं उसी की तरह, लेकिन किसी को लेकर ऐसी लड़ाई नहीं होती ना। हाय तौबा, किसी की मम्मी उसकी मम्मी की तरह नहीं बिसुरती रहती। मामियाँ रेशमी साड़ियों में बन संवर कर अपने पति बच्चों के साथ सैर सपाटे पर जाती हैं, हंसती खिलखिलाती हैं। उसकी मम्मी है, बदरंग कपड़े, सूखे होठ, उलझे बाल, किचन में रहेगी या पीछे बालकनी में उदास खड़ी आंखें पोंछती रहेगी। 30 वर्ष की युवावस्था में 60 वर्ष की गंभीरता ओढ़े मम्मी नानी के पास बैठेंगी। उनकी खुसुर मुन्ने की समझ में नहीं आती। कुछ रोने धोने की ही बात होगी, तभी मम्मी का गला रूंधा रहता है, आवाज फंसी फंसी निकलती है। नानी भी एक ही टॉपिक से उबी हुई प्रतीत होती हैं। सो मुन्ने को झिड़क देती हैं, जा बाहर जाकर खेल। जब देखो माँ से चिपका रहता है। कहाँ जाएगा माँ, इसे कोई साथ नहीं खेलता। मम्मी तुनक जाती, ढंग से खेलेगा सभी खेलेंगे। नानी ताई हुई से बोली, माँ तुम क्यों नहीं समझती, बच्चे इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बिना कारण मुन्ने से झगड़ते हैं, मारते व चिढ़ाते हैं। रमा का दबा आक्रोश मुखर हो गया। नानी चुप रही। रमा का बात बात पर उत्तेजित हो जाना उन्हें नागवार गुजरता है, क्योंकि घर में तेज तर्रार बहुएं हैं। माँ बेटी का यूं बातें करना दोनों भाभियों को जरा भी नहीं सुहाता। आज हमारी खैर नहीं, छोटी खूब लगाई बुझाई हो रही होगी।
होने दो दीदी, हम नहीं डरते किसी से, अपनी पति की कमाई खाते हैं, कोई आंखें उठाकर देखे तो सही, नोच डालूंगी। बहुओं के ताने निसरे से माँ घबरा जाती, मन ही मन उस घड़ी को कोसती जब रमा हाथ में अटैची और गोद में 10 माह बच्चा लिए उसकी दोहरी पर आई थी। 5 वर्ष पहले ही कितनी धूमधाम से बेटी का विवाह किया था। दोनों भाइयों से छोटी, सबकी लाडली। पिता थे नहीं, उनकी जगह दोनों भाइयों ने रमा को पूरे संरक्षण दिया था। दोनों भाभियां भी प्यार दुलार की वर्षा करते नहीं थकती थी। आज वही भाभियां तलवार की धार बनी उस पर हर घड़ी वार करने के लिए बेचैन रहती हैं, शायद बदली हुई स्थिति के कारण। रहीमन चुप हो बैठी है, देख दिनन के फेर। आज मुन्ने को कोर्ट के निर्देशानुसार अपने पापा के पास 8 घंटे के लिए जाना था। वो उतावला हो रहा था, जल्दी मम्मी जल्दी। अर्ध विचलित सी रमा गिरते गिरते बची, चप्पल टूट गई, उसे भी अभी ही धोखा देना था। 2 कदम चलना दूभर हो गया, पुरानी घिसी हुई चप्पल। वो लाचार इधर उधर देखने लगी। मम्मी जल्दी चलो, जल्दी पापा आ गए होंगे। उसकी मनोस्थिति से अनजान मुन्ने की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। मैं क्या करूं, तेरी जान को रोऊं, जब देखो सिर पर सवार रहता है। 2 मिनट की चैन नहीं, कभी ये तो कभी वो। महीने भर मैं खटती पिटती रहती हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं। तेरे पापा को क्या महीने में 1 दिन लाड चाव लगाना रहता है, और तू उन्हीं की माला जपता रहता है। सबकी नजरों में मैं खटकती हूँ। अब इस चप्पल को भी, कब का बैठ था मुझसे, इसे अभी ही टूटना था, मुझसे चला नहीं जाता। रमा बिफर उठी। मुन्ना सहम गया। उसने माँ की पाँव की ओर देखा। सच्ची मम्मी इन टूटी चप्पलों से कैसे चलेंगी? चप्पल मम्मी के गोरे पैरों का सहारा भर थी, वरना वो कब की घिस चुकी थी। बदरंग पुरानी मुन्नी की आंखों के समक्ष मामियों की ऊंची एड़ी की मॉडर्न चमचमाती जूतियों का जोड़ा घूम गया। कितनी जोड़ी होंगी उनके पास जब वे उन्हें धारण कर खटखटाती चलती हैं। कितनी स्मार्ट लगती हैं, किसी फिल्म तारिका जैसी। और उसकी मम्मी, घर बाहर यही एक जोड़ी चप्पल, और आज वो भी टूट गई। मुन्ना उदास हो गया। उसका बाल सुलभ मन इन विसंगतियों को समझ नहीं सका। रमा किसी प्रकार अपना पैर संभाल संभाल मंजिल तक पहुंची। सामने खड़े अवध उसे एकटक देख रहे थे। नजरें मिलते ही उन्होंने आंखें झुका ली। कितने स्मार्ट लग रहे हैं अवध, लगता है नया सूट सिलवाया है, रॉयल ब्लू पर लाल टाई, कार भी नई खरीदी है। अरे वाह, क्षण भर के लिए ही सही उसकी आंखें चमक उठी। मुन्ना पापा को देखते ही दौड़ पड़ा। बाय मम्मी बाय। पापा नई गाड़ी किसकी है? पापा को पाकर मुन्ना सारे जग को भूल जाता है, शायद माँ को भी। तुम्हारी है, तुम्हें कार की सवारी पसंद है ना? सच्ची मेरे लिए है, मेरी है। उससे विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले सप्ताह वो मामा के कार में ताक झांक कर रहा था। उसे मामा के बेटे ने हाथ पकड़कर ढकेल दिया। मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। मुन्ने का मन कार से निकलने का नहीं कर रहा था। मामा का बेटा उसे परास्त करने का तरीका सोच ही रहा था। उसी समय बड़ी मामी सजी धजी कहीं जाने के लिए निकली। मुन्ने को कार में ढिठाई करते देख सुलग पड़ी। पहले घर अब कार, सब में इसको हिस्सा चाहिए। इन माँ बेटे ने जीना हराम कर दिया है। सांप का बेटा सपोला। मामी की कटुतियाँ वो समझा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि इस खूबसूरत कार पर उसका कोई अधिकार नहीं। उसे उसकी मम्मी, उसके पापा से कोई प्यार नहीं करता। उसने कार से उतरने में ही अपनी भलाई समझी। अभी जाकर मम्मी से सबकी शिकायत लगाता हूँ। लेकिन मम्मी है कहाँ? वो रसोई में शाम की पार्टी की तैयारी में जुटी थी। बड़े मामा का प्रमोशन हुआ था और उनके शादी की सालगिरह भी थी। सभी व्यस्त थे, खरीदारी, घर की सजावट, रंग रोगन में। फालतू तो वो और उसकी मम्मी। वो मम्मी के पास जा पहुँचा। आँख की लपटों में मम्मी का गोरा रंग तांबई हो रहा था। वो एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में हलाकान हो रही थी। इस स्थिति में उन्हें परेशान करना सही नहीं। मम्मी एक ले लूं? लाल सुर्ख कचौड़ी की खुशबू उसे सदैव आकर्षित करती है। मम्मी ने उंगली के इशारे से मना किया। उसके बढ़ते हाथ रुक गए। पूजा के बाद मिलेगा ना मम्मी? हाँ मेरे लाल। मम्मी ने लाडले को सीने से लगा लिया। माँ का शरीर कितना गर्म है। सीने में उबलते हुए जज्बात चच से भाप बनकर निकलने लगे। मेरा राजा बेटा, अपना होमवर्क करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो जानता है मम्मी रात के 12 बजे से पहले नहीं आने वाली।
तब तक वो दुबक कर सो जाएगा। मम्मी पार्टी समाप्त होने पर बचा खुचा काम समेटेंगी, दो निवाले खाएंगी या भूख नहीं है कहकर छुट्टी पालेंगी। उसे एक बार मम्मी ने इसी तरह किसी पार्टी में एक मिठाई खाने के लिए दे दी थी। उस दिन कितना शोर मचा था, यूं अपने बेटे को कुछ खाने के लिए देना दोनों मामियों को कितना नागवार गुजरता था। उस दिन से मम्मी ने जैसे कसम खा ली थी, ना कुछ उठाकर बेटे को देती थी ना खुद लेती थी। अपने ही माँ बाप के घर में अपने लोगों के बीच दोनों माँ बेटे किरकिरे बने हुए हैं। सिर्फ मांग में सिंदूर पड़ जाने से, एक बच्चे की माँ बन जाने से कोई इतना पराया हो जाता है। यही भाभियां रमा की एक एक अदा पर निछावर होती थीं, उसको खिलाने पिलाने में आगे रहती थीं। उन्हीं की नज़रों में वो ऐसा गिर चुकी, मम्मी देखो नई गाड़ी मेरे लिए, तुम भी चलो, खूब घूमेंगे, पिकनिक पर जाएंगे, अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा। मुन्ना खुशी से बावला हो रहा था। अवध अपने बेटे का चमकता मुखड़ा निहार रहे थे और रमा बाप बेटे के इस मिलन को किस प्रकार ले हंसे या रोए। हंसना वो भूल चुकी है और रोना इस आदमी के सामने जो उसके बेटे का बाप है। न वो रोएगी, नहीं कमजोर पड़ेगी, वहां से भागना चाहती है। टूटी हुई चप्पल, हाय रे समय का फेर। पति कार स्टार्ट कर जा चुके थे। मुन्ने का हिलता हाथ नजरों से ओझल हो गया। वो टूटी चप्पल वहीं फेंक नंगे पांव घर लौट आई। माँ किताब पढ़ रही थी, भाभियां अपने अपने काम में व्यस्त थी, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं। वो बिस्तर पर कटे पेड़ के समान गिर पड़ी। हृदय की पीड़ा, आंखों में आंसू बहन निकली। बचपन से लेकर आज तक की घटनाएं क्रमवार याद आने लगी। रमा के पिता व्यापारी थे, अच्छा खाता पीता परिवार। दोनों भाइयों से छोटी रमा सबकी लाडली, सुंदर संस्कारी। पिता के बाद भाइयों ने कारोबार संभाल लिया था। भाभियां उस पर दिलो जान छिड़कती थी। भाई बहन का प्यार देख माँ फूली नहीं समाती। रमा रूपवती मिलनसार लड़की थी, लेकिन माँ के अत्यधिक लाड प्यार, भाइयों के संरक्षण, भाभियों का दोस्ताना व्यवहार ने उसे कुछ ज्यादा ही भावुक बना दिया था। निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास नहीं हो पाया था। आगा पीछा नहीं जानती थी। शायद यही सब उसके सर्वनाश का कारण बना और इसी सब ने उसे आज इस विकट स्थिति में खड़ा कर दिया। रमा बड़ी हो गई है, उसके लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों की और विवाह की तैयारी दोनों भाभियों की। माँ बेटी रमा के ब्याह के लिए चिंतित थी। भाइयों ने इसे गंभीरता से लिया और उसी दिन से शुरू हुआ उचित वर और घर की तलाश। घर वर दोनों मनोकूल मिलना आसान नहीं। कहीं लड़का योग्य तो घर कमजोर, कहीं घर समृद्ध लेकिन वर रमा के योग्य नहीं। इसी बीच गांव घर की बुआ अवध का रिश्ता लेकर आई। वे कभी अवध के रूप गुण का बखान करती तो कभी उसके ऊंचे खानदान व धन दौलत का। रमा छिप छिप कर सुनती, अपने भावी जीवन की कल्पना में डूबती उतराती रहती। रिश्ता पक्का हो गया, विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, लेन देन में कोई कमी नहीं, वर पक्ष से कोई दबाव भी नहीं था। अवध के परिवार वालों को रमा भा गई थी। परिवार पसंद आ गया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा। अवध रमा पर जान छिड़कता था। मायके की तरह रमा ससुराल में भी सबकी लाडली बनी हुई थी। गर्भ में मुन्ने के आते ही अवध खुशी से झूम उठा। सास ससुर देवर ननद ने रमा की बधाइयां ली। देखने वाले दंग। इतने वर्षों पश्चात घर में पहला बच्चा। रमा को सभी हथेली पर रखते। बहू ये ना करो, बहू वो ना करो। सासू माँ लाड लड़ाती, लो बहू तुम्हारे लिए ससुर का हाथ फल मेवों अन्य पौष्टिक पदार्थों से भरा रहता। और अवध वो बावला रमा को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। दफ्तर से बार बार फोन करता, रोज बालों के लिए गजरा उपहार लाता। गोल मटोल शिशु की तस्वीरों के कमरा जगमगा उठा। माँ वो भाई रमा को लाने गए। सास ससुर ने हाथ जोड़ लिए। बेटी का सुख मान सम्मान देख माँ व भाई गदगद हो गए। माँ व भाई चाहते थे कि जच्चगी मायके में हो, वहीं सास ससुर पति पल भर के लिए बहू को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। रमा दोनों पक्षों के दाव पेश पर मुस्कुरा उठी। रमा ने स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। माँ बनकर रमा निहाल हो उठी। जब देखो मुन्ने को
छाती से चिपकाए रहती। घर भर का खिलौना मुन्ना अपने बाल सुलभ अदाओं से सबका मन मोह लेता। रमा बड़ा होकर मुन्ना मेरी तरह इंजीनियरिंग बनेगा। अवध की आंखें चमकने लगती। नहीं, मैं इसे डॉक्टरी पढ़ाऊंगी, लोगों की सेवा करेगा। रमा हंस पड़ती। न डॉक्टर न इंजीनियर, ये मेरी तरह बैरिस्ट बनेगा। दादाजी कब पीछे रहने वाले थे, कहीं नाना जैसा व्यापारी बना तो। नानी बीच में टपक पड़ती। सभी हो कर हंसने लगते। हर्षोल्लास से लबालब थे मायके और ससुराल। किसी की नजर लग गई आज उसी मुन्ने की। जन्नी की सुध किसी को नहीं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मुन्ने के जन्म के बाद तीसरे महीने की दिवाली का त्योहार और उस मनहूस दिवाली ने रमा व उसके मुन्ने की जीवन धारा पलट कर रख दी। उस दिन घर बाहर खूब रंग रोशन हुआ था। नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, मेवे, उपहारों का ढेर लग गया। रेशमी साड़ी और कीमती आभूषणों से लदी फंदी रमा पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अवध देर से लौटे। साथ में एक सुंदर युवती थी। रमा, ये मेरी कॉलेज की सहपाठी दिवा है। रमा ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। दिवा ने चुपती नजर रमा पर डाली। कहाँ ढूंढा इतनी खूबसूरत पत्नी? अरे तुमसे कम ही अवध का मजाकिया स्वभाव था, किंतु रमा झेप गई। अवध के इस बेतुके मजाक ने सीधे उसके दिल को टीस दी। दिवा जितनी देर रही अवध से चिपकी रही। सुंदर वो थी, उसकी दिलकश अदाएं, बात करने का अंदाज, बेवजह खिलखिलाना रमा को जरा भी नहीं सुहाया। दिवाली पूजन, हंसी मजाक, शोर शराबा, भोजन पानी करते करते आधी रात बीत गई। अब मैं चलूंगी, दिवा बोली थी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। अवध की आंखों की चमक रमा आज तक भूल नहीं पाई है। अगर वो पुरुष मनोविज्ञान की ज्ञात होती तो कभी भी अपने पति को उस मायावी के संग न भेजती। पति जब तक घर लौटे वो मुन्ने को सीने से चिपकाए सो गई थी। फिर तो अवश्य रमा और मुन्ने की ओर से उदासीन होता चला गया। उसकी शामें दिवा के साथ बीतने लगी। पत्नी से उसकी औपचारिक बातचीत ही होती। मुन्ने भी खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी उसकी। भोली रमा पति के इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। दिन रात मुन्ने में खोई रहती। वो मुन्ने को कलेजे से लगाए सुख स्वप्न में खोई रहती। एक दिन उसकी सहेली ने फोन पर जानकारी दी, आजकल तुम्हारे मियाँ जी बहुत उड़ रहे हैं। क्या मतलब? अब इतनी अनजान न बनो। तुम्हारे अवध का दिवा के साथ क्या चक्कर चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं? कैसी पत्नी हो तुम? दोनों स्कूटर पर साथ साथ घूमते हैं, सिनेमा और होटल जाते हैं और तुम पूछती हो क्या मतलब? सहेली ने स्पष्ट किया। देख, मुझे झूठी सच्ची कहानियां न सुना। वो अवध के साथ पढ़ती थी। रमा चिहुक उठी। पढ़ती थी ना, अब अवध के साथ क्या गुल खिला रही है? मुझ पर विश्वास नहीं है? पूछ कर देख ले, फिर ना कहना मुझे आगाह नहीं किया। तुम इन मर्दों को नहीं जानती। लगाम खींच कर रख, वरना पछताएगी। सहेली ने फोन रख दिया। अब रमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। मुन्ना भी आज उसे बहला नहीं सका। वो छटपटा उठी। सहेली की बात किससे कहे? माँ जी से, पिताजी से, नाना? उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो सीधे अपने पति से ही बात करेगी। अवध ऐसा नहीं है। अवध सदा से ही अपने रख रखाव, पहिरावे का विशेष ध्यान रखते हैं। इधर कुछ ज्यादा ही सजग सचेत रहने लगे हैं। हरदम खिले खिले, प्रसन्न, अपने आप में मगन। घर में पांव टिकते नहीं थे। भूल कर भी रमा को कहीं साथ घुमाने नहीं ले गए। मुन्ना एक अच्छा बहाना था। रमा को कोई शिकवा भी नहीं था। वो अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थी, जहाँ उसका प्यारा पति एवं जिगर का टुकड़ा मुन्ना था, वहीं उसकी खुशियों में उसकी सहेली ने सेंधमारी की थी। वो बेसब्री से अवध की राह देखने लगी। रात गए, अवध लौटा, गुनगुनाता, सीटी बजाता, बिल्कुल आशिकाने मूड में। खाना रमा को अपने इंतजार में देख उसे आश्चर्य हुआ। खा लिया है? वो बेफिक्री से कोट का बटन खोलने लगा। रमा ने लपक कर कोट थाम लिया। लेडीज परफ्यूम का तेज भपका रमा को यूं कोट थामने अपने लिए जागते देख अवध चौंका, क्योंकि मुन्ने के जन्म के बाद से वो बच्चे में ही खोई रहती। वो रात में लौटता, उस समय वो मुन्ने के साथ गहरी नींद में खर्राटे लेती मिलती। आज ऐसे तत्पर देख आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है।
परफ्यूम की महक ने रमा को दिवाली की रात की याद दिला दी। यही खुशबू दिवा के कपड़ों से उस दिन आ रही थी। सहेली ठीक कह रही थी। रमा उत्तेजित हो उठी। कहाँ खाए? पार्टी थी कहाँ? होटल में कुछ क्लाइंट आए थे। सच बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम दिवा के साथ समय बिताकर खाकर आ रहे हो। अवध का चेहरा क्षण भर के लिए फीका पड़ गया। फिर ढिठाई से बोला, तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरी बातों का विश्वास नहीं? दिवा के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे के पिता होकर छी! रमा क्रोध से कांपने लगी। दिवा पराई नहीं, मेरी पहली पसंद है। वो तो माँ ने तुम्हारे नाम की माला ना जपी होती तो तुम्हारी जगह पर दिवा होती। उसने मेरे चलते विवाह नहीं किया। वो आज भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कॉलेज के दिनों में। फिर मैं उसका साथ क्यों न दूं? एक वो है जो मेरे लिए पलक बिछाए रहती है और एक तुम हो जिसे अपने बच्चे से फुर्सत नहीं है। पति बेहयाई पर उतर आया। रमा के पांव तले जमीन खिसक गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा। अवध का कहना था, तुम्हें खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे चाहो रहो, लेकिन मैं दिवा को नहीं छोड़ सकता। तुम पत्नी हो और वो प्रेमिका। क्या केवल खाना पहनना और पति के अवैध रिश्ते को अनदेखा करना ही ब्याहता का धर्म है? रमा इस कठदलीली को कैसे बर्दाश्त करती? खूब रोई धोई अपने सिंदूर मुन्ने का वास्ता दिया। सास ससुर से इंसाफ मांगा। उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। बेटे को ऊंच नीच समझाया, डांटा, दुनियादारी का हवाला दिया। लेकिन अवध पर दिवा के रूप लावण्य का जादू चढ़ा हुआ था। रमा जैसे चाहे रहे, वो दिवा को नहीं छोड़ेगा। एक म्याह में दो तलवार नहीं रह सकती। रमा को प्यार विश्वास का खंडित हिस्सा स्वीकार्य नहीं। पति पत्नी का मनमुटाव, विश्वासघात शयन कक्ष से बाहर आ चुका था। जब रमा पति को समझाने में नाकामयाब रही, तब एक दिन मुन्ने को गोद में ले मायके का रास्ता पकड़ा। सास ससुर ने समझाया, बहू अपना घर पति को छोड़कर मत जाओ। अवध की आंखों से पर्दा जल्द ही उठेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रमा का भावुक हृदय पति के इस विश्वासघात से टूट गया था। व्यवहारिकता से सर्वथा अपरिचित वो इस घर में पल भर भी रुकने के लिए तैयार न थी, जहां उसका पति पराई स्त्री से संबंध रखता हो। उसकी खुददारी ने अपनी मां के आंचल का सहारा लेना ही उचित समझा। भविष्य की भयावह स्थिति से अनजान बहू मुन्ने के बगैर हम कैसे रहेंगे? सासू मां ने मनुहार की। पहले अपने बेटे को संभालिए। मैं अपने बेटे पर उस दुराचारी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने देंगी। उसे संभालना तो तुम्हें पड़ेगा बहू। तुम उसकी पत्नी हो, ब्याहता हो। इस प्रकार मैदान छोड़ देने से बात बिगड़ेगी ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझमें इतनी सामर्थ्य है कि अपना और अपने मुन्ने का पेट भर सकूंगी। रमा एक झटके में पति गृह छोड़ आई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सिर पीट लिया। फूल सी बच्ची पर ऐसा अत्याचार! उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मैं अभी जिंदा हूँ, जेल की चक्की न पिसवा दी तो कहना। भाइयों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में तलाकनामा दायर करवा दिया। भाभियां भी खूब चटखारे ले लेकर ननद नंदोई के झगड़ों का वर्णन सुनती। रमा अपना सारा आक्रोश, अपमान, कुंठा, नमक मिर्च लगाकर बयां करते न थकती। शुरुआती दिनों में सभी जोश खरोश से रमा का साथ देते। मुन्ने का भी विशेष ख्याल रखा जाता। फिर प्रारंभ हुई कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया। तारीख पर तारीख, वकीलों की ऊंची फीस, झूठी सच्ची उबाऊ बयानबाजी, एक ही बात उलट फेर कर जगहसाई। रमा और मुन्ने का बढ़ता खर्चा, निर्णय की अनिश्चितता, भाइयों में झुंझलाहट बढ़ने लगी। भाभियां जैसी इसी मौके की तलाश में थी। वे रमा और मुन्ने को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से न जाने देती। बूढ़ी होती माँ सिहर उठती, मेरे बाद इस लाडली बेटी का क्या होगा? बेटे बहुओं का रवैया वो देख रही थी। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सबकी घर गृहस्थी, बाल बच्चे हैं, बढ़ते खर्चे हैं। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का नहीं। उस पर प्रत्येकता बहन और उसका बच्चा जो जबरन उनके गले पड़े हुए है। कानूनी लड़ाई में ही महीने का आखिरी रविवार कोर्ट ने मुन्ने को अपने पिता से मिलने का मुकर्रर कर दिया। मुन्ने को इन दिन का बेसब्री से इंतजार रहता। बाकी दिनों की अवहेलना को वह
विस्मृत कर देता। अवध बिना नागा आखिरी रविवार की सुबह आते। रमा मुन्ने को उनके पास पहुंचा देती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते अवश्य, लेकिन बात नहीं करते। मुन्ना हाथ हिलाता, पापा के स्कूटर पर हवा हो जाता। अवध ने मुन्ने को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। बच्चे के भविष्य के लिए ठीक ही है, पापा के पास रहेगा, ऊंची पढ़ाई कर पाएगा, सुख सुविधाएं पा सकेगा। वो एक प्राइवेट स्कूल की टीचर 2000 रुपए कमाने वाली उसे क्या दे सकेगी। कोर्ट के आदेश से कहीं मुन्ना उससे छिन गया, अपने पापा के पास चला गया, तब वो किसके सहारे जिएगी। किसी निर्धन से उसकी पोटली गुम हो जाए तो जो पीड़ा उस गरीब को होगी, वही ऐठन रमा के कलेजे में होने लगी। ना मैं बेटे को अपने से किसी कीमत पर अलग नहीं होने दूंगी, वो सिसकने लगी। खुद से जवाब सवाल करते हुए झपकी आ गई। आंखें खुली तो पाया मुन्ना आ चुका है। हर बार की तरह खिलौने, मिठाइयों, उसके पसंद की चॉकलेट से लदा फंदा। घर वाले उन सामानों को हिकारत से देखते, वो नफरत की बीज उसकी ही बोई हुई है। रमा सब कुछ छोड़ छाड़ भागी न होती, उसकी गिरस्ती यूं तहस नहस न होती, वो डाल से टूटे पत्ते के समान धूल चाट नहीं रहती। मम्मी तुम्हारे लिए क्या? लाल पैकेट में 2 जोड़ी कीमती चप्पलें। रमा भौचक रह गई। तुमने पापा से कहा? नहीं नहीं, पापा ने अपने मन से दिया। पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे मम्मा, हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रहते? रमा निरुत्तर थी। रमा ने चप्पलों की जोड़ी झट से छिपा दी। अगर पहनती है तो घर वालों की कटुतियां, और न पहने तब मुन्ने की जिज्ञासा। दिवाली का त्योहार आ गया। भाई भाभी सब परिवार खरीदारी में व्यस्त, व सूखे होंठ गंदे कपड़ों में घर की सफाई में लगी थी। दरवाजे की घंटी बजी, शायद घर वाले लौट आए इतनी जल्दी। रमा ने दरवाजा खोला, सामने अवध। रमा स्तंभ रह गई, कोई नहीं था। उसकी जबान पर जैसे ताला लग गया। भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? अवध के प्रश्न पर वो संभल चुकी थी। हाँ आइए, पर इस समय घर पर कोई नहीं है। मुन्ना कहाँ है? वो अपनी नानी के साथ पार्क गया है। अच्छा, दिवाली की सफाई हो रही है? रमा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। इस विषम परिस्थिति के लिए वो कतई तैयार न थी। जिस व्यक्ति पर कभी उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उसके बच्चे की माँ बनी थी, उससे ऐसी झिझक, थोड़ी सी बेवफाई और कानूनी दांव पेच ने दोनों के बीच गहरी खाई खोद दी थी। रमा, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। होना भी चाहिए, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। दीवारी पूरे मृत तृष्णा के पीछे भागता रहा, अपनी पत्नी के निश्चल प्रेम के सागर को पहचान नहीं पाया। अब मैं तुम्हें और मुन्ने को लेने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके साथ कैसे जाऊंगी? दीवा के साथ नहीं रह सकती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आक्रोश आंखों से बह निकला। दीवा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। अब अपनी पत्नी और बच्चे से दूर नहीं रह सकता। मेरी माँ भाई कोर्ट कचहरी से अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ भाई को क्यों ऐतराज होगा? अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया हूँ, और रहा कोर्ट कचहरी, लो तुम्हारे सामने ही सारे कागजात फाड़ फेंकता हूँ। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? पर मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास तुमको करना ही पड़ेगा। भरोसा और प्यार पर ही दाम्पत्य की नींव टिकी होती है। तुमने मुझ पर पहले ही अपना अधिकार जता बाहों का सहारा दे अपने पास खींच लिया होता तो मैं दीवा में अपनी खुशियां नहीं तलाशता। ये सच है कि मैं भटक गया था, ये ना भूलो। भटका हुआ मुसाफिर भी कभी न कभी सही राह पा लेता है। अवध ने अपनी बाहें फैला दी। परिस्थितियों की मार से आहत रमा इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित अपने पति की हृदय से जा लगी। अवध, रमा और मुन्ने दिवाली के दिन जब अपने घर पहुंचे, एक साथ लाखों दिए जल उठे। दिवाली की खुशी दुगनी हो गई। उनका उजड़ा संसार दिवाली की रोशनी में आबाद हो चुका था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।